आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला, शिवाय एक्यूप्रेशर सेंटर वाराणसी से आज आप सभी लोगों के सामने एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ बातें रखूँगा। मैं इसको शुरू करूँ इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस समय ने हमें ये तो बता दिया है कि हमारे लिए अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। तो क्यों ना हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने के लिए एक ऐसी पद्धति का उपयोग करें जो सदियों से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों से लेकर अभी तक लोग करते आ रहे हैं और जिसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आज के समय में आ रहा है। कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो ये था कि हमें स्वदेशी भी बनना पड़ेगा। तो इस विधा के माध्यम से हम उन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। जब हम इस विधा के बारे में जानते हैं, इसको सीखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन जाते हैं। हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, हमें किसी मेडिकल स्टोर पे जाके नहीं खड़ा होना पड़ता, लाइन नहीं लगानी पड़ती दवाओं के लिए। और आज के समय में तो डॉक्टर के पास और मेडिकल स्टोर पे जाना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम इन्फेक्टेड होने का डर हमें बना रहता है हमेशा। तो ऐसी पद्धति को सीख के हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, अपनों का इलाज बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च किए हुए। और दूसरी चीज़ आती है स्वदेशी। तो ये जो ट्रीटमेंट सिस्टम है ये पूर्ण रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति है। तो इसके बारे में हम संक्षेप में आप लोगों के सामने बताते हैं और आशा करते हैं कि आगे आप लोग इसको सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हम लोग जब कोई चीज़ का निर्माण करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो निर्माण करते समय और उस चीज़ को बनाते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी न बनाया जाए जो यूज़लेस है, या हम अपने घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं जो यूज़लेस है, जिसका कोई काम नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज़ रहती भी है तो हम उसको कुछ समय के बाद फेंक देते हैं या कबाड़ी में बेच देते हैं। तो जब हम एक इंसान होके कोई भी ऐसा चीज़ अपने घर में नहीं रखते या किसी भी ऐसी चीज़ का निर्माण नहीं करते जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो जब ईश्वर ने हमारे शरीर का निर्माण किया और हमारे शरीर में जो एक एक चीज़ें दी, क्या उसका भी कोई यूज़ नहीं है? कोई एक ऐसी चीज़ है जो यूज़लेस है? हम लोग सब कुछ देखते हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में ही बहुत कम जानते हैं। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर के एक एक पार्ट को ध्यान से देखा और समझा है? ऐसे बहुत कम लोग होंगे, या मैं ये कहूँ कि ऐसे लोगों का परसेंटेज बिलो 1% होगा। तो आज हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं और आज मैं जो बातें बताऊंगा वो सुन के आप लोग वो चीज़ सोचने पे मजबूर होंगे कि ये जो चीज़ें हैं ऐसी क्यों हैं। और इस बीच में आपको ये भी पता चल ही जाएगा कि वो ऐसा क्यों है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हथेली को ध्यान से देखा है? हम अपने डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ अपने हाथों का करते हैं, अपने हथेलियों का, उंगलियों का करते हैं। सबसे ज़्यादा बार उसको देखते भी हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है का मतलब
कभी आपने सोचा कि हमारे हाथ की एक हथेली में 5 उंगलियां क्यों हैं? दोनों हथेलियों में मिला के 10 उंगलियां क्यों हैं? शायद आप में से कोई एक ऐसा होगा या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कभी। तो मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ये सोचा कि अगर हमारे एक हथेली में 5 उंगलियां हैं तो 4 उंगलियों में 3 जोड़ क्यों हैं और 5वीं उंगली में 2 जोड़ क्यों हैं? चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये भी सोचा होगा। फिर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि इन 5 उंगलियों में 4 उंगलियां किसी एक तरफ और 5वीं उंगली किसी दूसरी तरफ क्यों है? मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को कभी सोचे होंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे लोग ना के बराबर ही होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ईश्वर ने हमारे शरीर का एक एक जो पार्ट दिया है, एक एक चीज़ जो दिया है, उसका कोई ना कोई यूज़ है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे शरीर में कितने ऐसे पार्ट हैं जो ट्रंक रीजन से निकले हुए हैं? उनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 2 हाथ, 2 पैर और ये सर का रीजन। हमारी उंगलियां कितनी हैं? 5। अब हमारे जो 4 पार्ट ऐसे निकले हैं जिनमें 3 जोड़ हैं, 2 हाथ और 2 पैर, और हमारे पास 3 उंगलियों वाले 3 जोड़ों वाली उंगलियां कितनी हैं? वो भी 4 हैं। हमारे पास जो 5वां पार्ट बचता है वो सर का रीजन, उसमें 2 मेजर जॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, और हमारे अंगूठे में कितने जोड़ हैं? वो भी 2 हैं। अब जब हमें अपने गर्दन को मूव करना होता है तो हम अपर जॉइंट को मूव कराते हैं सबसे ज़्यादा, और लोअर जॉइंट को जब चाहते हैं तब मूव कराते हैं, और यही हमारे अंगूठे के साथ है। ये जो अपर जॉइंट है वो हर काम में मूव करता है, और लोअर जॉइंट को जब हम चाहते हैं तब मूव कराते हैं। कुछ कुछ समझ आ रहा है ऐसा क्यों है? हमें 5 उंगलियां क्यों हैं? 4 उंगलियां हैं तो उसमें 3 जोड़ क्यों हैं? अंगूठे में 2 ही जोड़ क्यों हैं? अंगूठे में भी 3 जोड़ हो सकता था, या बाकी 4 उंगलियों में भी 2 जोड़ हो सकते थे, या हमें 6 उंगलियां भी हो सकती थी, 3 उंगलियां भी हो सकती थी। लेकिन अगर ऐसा है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, बस उसे हमें समझना है, उसे जानना है, और जिस दिन हम ये जान गए हम अपने शरीर को जान जाएंगे और अपने शरीर का उपचार बहुत ही आसानी से कर लेंगे। एक और सिमिलरिटी बताते हैं आपको। अगर हम इस अंगूठे को काट दें तो हमारी उंगलियां कितनी काम कर सकती हैं? बहुत कम। ना तो हम तरीके से लिख पाएंगे, ना तो किसी चीज़ को कैच कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, थ्रो कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल से कोई काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम गर्दन को काट दें तो शरीर के नीचे का भाग बेकार हो जाता है। इसके बाद एक और सिमिलरिटी बताते हैं आपको। आप सीधे खड़े होते हैं तो सामने की तरफ नॉर्मली हम लोग बहुत आसानी से झुक लेते हैं, और हम अगर इस पंजे की बात करें तो हम सामने की तरफ उंगलियों को आसानी से मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ बहुत कम मुड़ पाता है। और इसी तरीके से हम पीछे की तरफ बहुत कम मुड़ पाते हैं और सामने की तरफ आसानी से पूरा नीचे तक झुक लेते हैं। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं
इसको हम लोग एक्यूप्रेशर में कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब हम अपने शरीर की तुलना अपने हथेली से करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए कि वो बच्चा किस पे गया है, माँ पे गया है, बाप पे गया है, दादा पे, दादी पे, चाचा पे, किस पे गया है। तो कुछ समय के बाद ये कंक्लूज़न निकलता है कि वो इन्हीं किसी एक में पे गया है। मतलब वो बच्चा किसके जैसा है उसकी तुलना हम लोग करते हैं कि फैमिली का कोई जो उसका ब्लड रिलेशन है उसमें से किसी एक के जैसा है। और हम लोग ये शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर किसके जैसा है? नेचर के, इस ब्रह्मांड के जैसा है। ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारे शरीर में हैं। तो हमारा शरीर किसके जैसा? ब्रह्मांड के जैसा। और हमारी हथेली किसके जैसी? हमारे शरीर के जैसी। ये कहा गया है जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो चीज़ें ब्रह्मांड में हैं वो हमारे शरीर में हैं। और ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये एक और रीज़न है हमारे 5 उंगलियां होने का। तो ये पंच तत्व तो ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। 5 ऐसे भी तत्व होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर वो हमारे शरीर में हैं। और उन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उनकी संख्या टोटल होती है 10। और हमारे दोनों हाथों की उंगलियां जब मिला दी जाती हैं तो उनकी संख्या भी होती है 10। और एक्यूप्रेशर में ये कहा गया है कि जब हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन की एनर्जी में इम्बैलेंस आता है, एनर्जी बढ़ती या घटती है, तब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है। और अगर इसी एनर्जी को हम लोग बैलेंस कर दें तो हम किसी भी बीमारी को, ध्यान से सुनिए, किसी भी बीमारी को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। किसी भी बीमारी, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जिस किसी भी चीज़ को बीमारी कह सकते हैं, वो बीमारी सर्दी जुकाम भी हो सकती है, वो बीमारी कैंसर भी हो सकती है, और वो बीमारी आज की कोरोना वायरस भी हो सकती है। तो हम इस एनर्जी को बैलेंस करके किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब ये एनर्जी बैलेंस करने के पीछे क्या रीज़न है? क्या एनर्जी कैसे इम्बैलेंस हो जाती है? हमने ये पढ़ा है स्कूल में, एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिस किसी में भी काम करने की कोई कैपेसिटी होती है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी होती है। जैसे हम अपने शरीर की बात करें तो हम आँखों से शुरू करते हैं। हमारे आँखों के काम करने की कैपेसिटी होती है। हम एक निश्चित रोशनी में कोई चीज़ देख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं दिखेगा, उससे बहुत कम हुआ तो भी नहीं दिखेगा। एक निश्चित अंधकार में हम लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो नहीं दिखेगा, अगर थोड़ा बहुत रोशनी है तो हम कुछ देख सकते हैं। हम अपनी आँखों को एक बार में लगातार कुछ निश्चित समय के लिए खोल सकते हैं। हम लगातार कुछ किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक नहीं देख सकते। नाक की बात करें, हम बहुत तीखी स्मेल, चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो,
हम एक निश्चित लेवल पे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। कान हम एक निश्चित वॉल्यूम को सुन सकते हैं, उससे तेज हुआ तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है और बहुत कम हुआ तो ठीक से सुनाई नहीं देता। हमारे लीवर, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, हार्ट, पेनक्रियाज, एक एक ऑर्गन के काम करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर इनके काम करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब इनके अंदर एनर्जी है। यही एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है कहीं या कहीं डिक्रीज हो जाती है तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है, और वो बैलेंस हम करते हैं एक्यूप्रेशर के थ्रू। ध्यान रहे, हम एक अवेयर कर रहे हैं आप लोगों को। छोटा सा वीडियो, बहुत लंबा वीडियो बना नहीं सकते, और इस अवेयरनेस में हम आप लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे। एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे वर्क करता है, बाकी इसके लिए हम लोग अलग अलग क्लासेस कराते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्लासेस करा रहे होंगे, करना चाहते होंगे, तो हम लोग आज के इस समय ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कहीं भी घर बैठे ये कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये समय काफ़ी संकट तो लेके आया है, लेकिन हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि हम लोग घर बैठे बैठे खाली समय में कुछ चीज़ें सीख सकें जो हमें लाइफ टाइम तक, और हमें ही नहीं, हमारे अपनों को भी काम आने वाली है। तो हम लोग एनर्जी को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करके ही सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। और वो बैलेंस कैसे करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक्यूप्रेशर में हम लोग किन्हीं बिंदुओं पर, किन्हीं पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं। प्रेशर दे के किसी बीमारी का इलाज करते हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब ही ये होता है, एक्यू का मतलब होता है कोई एक निश्चित बिंदु, और प्रेशर का मतलब होता है उस बिंदु पे दबाव देना। तो एक्यूप्रेशर में किसी एक निश्चित बिंदु पे किसी निश्चित बीमारी के लिए दबाव देकर उपचार किया जाता है। ठीक है, ये दबाव देते कैसे हैं? ये दबाव हम अपने हाथों से दे सकते हैं, प्रोब से दे सकते हैं, जिम्मी से दे सकते हैं, मेथी, चना, मटर से दे सकते हैं, राजमा से दे सकते हैं, रंगों से दे सकते हैं। और इसके बाद जब हम इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग मैग्नेट सप्लाई करते हैं। छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं दाल के दाने के बराबर। उन मैग्नेट्स को पेपर टेप के थ्रू बीमारी से संबंधित बिंदुओं पर लगा के एनर्जी को बैलेंस करते हैं। मेथी, चना, मटर, राजमा, ये सब प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। ये बॉडी में कोई भी कहीं भी दर्द हो, और अगर हमें उनके बिंदुओं के बारे में पता है तो हम ये मेथी, चना, मटर, राजमा लगा के उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। रंगों को लगा के बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हम सबके घर में दो जनरेशन ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारे घर के बच्चे और हमारे घर के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो। और इन दोनों लोगों पे ये कलर थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करती है। और ज़्यादातर हम लोग इन दोनों जनरेशन का ट्रीटमेंट कलर थेरेपी से ही करते हैं, क्योंकि बच्चों के स्किन बहुत सॉफ्ट होते हैं, उन्हें मेथी, चना, मटर नहीं लगा सकते, उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। मैग्नेट्स, छोटे बच्चे अगर हैं तो डर रहता है कई बार से मैग्नेट्स को वो निगल लेते हैं, और अगर उन्हें हम कलर थेरेपी दें तो वो पॉइंट्स पे लगा भी रहता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। और सेम चीज़ बुज़ुर्गों के साथ भी होती है, उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, मसल्स बहुत लूज़ हो जाते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें चुभ सकती हैं, घाव कर सकती हैं। इसलिए मैग्नेट तो लगा सकते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, बट
सीड्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, वो डिपेंड करता है कैसा स्किन है, उस तरीके से देख के हम लोग फिर आगे ट्रीटमेंट करते हैं। हमने आपसे 5 तत्वों का बात किया। हमने आपको बताया कि हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं और ऑर्गन में एनर्जी जो बढ़ती घटती है उसी को बैलेंस करते हैं। अब बात आता है कि कैसी एनर्जी बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी घटेगी। हमने बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं हमारे शरीर में हैं, वो अलग अलग रूप में हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। 5 ऐसे भी तत्व होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और वो भी हमारे शरीर में हैं, वो किस रूप में हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं हम उन 5 तत्वों की जो हमें दिखाई देते हैं। और उसमें जो पहला तत्व आता है वो होता है आकाश। आकाश तत्व हमारे शरीर में किस रूप में है? आकाश का काम क्या है? आकाश ने पूरे यूनिवर्स को कवर किया हुआ है। ठीक, आकाश को हम एक आकार का नाम भी दे सकते हैं। और हमारे शरीर को क्या कवर किया हुआ है? हमारा जो ये स्किन है और हमारे शरीर का जो आकार है वो वही हमारा आकाश है। जैसे मैं इस कमरे में हूं तो इस कमरे का जो आकार है वही इस कमरे का आकाश भी है। ठीक है, तो इस रूप में आकाश हमारे शरीर में है। दूसरे नंबर पे आता है वायु। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हमारे अंदर वायु है तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो जो हम सांस ले रहे हैं और हमारे अंदर जो वायु है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर वायु है और इस रूप में है। तीसरे नंबर पे आता है अग्नि। अग्नि क्या होता है? अग्नि टेम्परेचर। हम जिस वातावरण में हैं अभी, इसका एक निश्चित टेम्परेचर है और हमारे शरीर का भी एक निश्चित टेम्परेचर है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो अग्नि के रूप में हमारे शरीर में है। हम जो खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है वो उसके पीछे जो तत्व है वो अग्नि है। तो एक और चीज़, जैसे हमारे चेहरे का जो ग्लो है, किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, किसी का चेहरा बहुत डल रहता है, तो वो अग्नि तत्व के इम्बैलेंस को बताता है। तो जो चेहरे की आभा होती है, जो चेहरे का ग्लो होता है, वो भी अग्नि तत्व के कारण ही होता है। तो इन रूपों में अग्नि तत्व हमारे शरीर में है। चौथे नंबर पे आता है जल। हम ऐसा पढ़े हैं, सुने हैं, जानते हैं कि जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड 70%, और यही मात्रा हमारे बॉडी में भी जल की है। जल लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी में है और वो अलग अलग रूप में है, ब्लड के रूप में, लिम्फ के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, प्लेटलेट्स के रूप में, यूरिन के रूप में। इन सब रूपों में जल हमारे बॉडी में है और इनकी मात्रा भी हमारे बॉडी में लगभग 70% होती है। 5वें नंबर पे आता है पृथ्वी। पृथ्वी का नेचर कैसा है? पृथ्वी हार्ड होती है और हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ड हैं। हमारे बोन्स, मसल्स, तो ये हमारे बॉडी में पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 ऐसे तत्व थे जो हमें दिखाई देते हैं बाहर भी और हमने आपको आपके अंदर भी दिखा दिया। अब 5 ऐसे तत्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो हैं और उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। इन्हें हम फिर से 1-2 से काउंट नहीं करेंगे, हम इन्हें नेक्स्ट नंबर 6 से काउंट करेंगे।
तो छठे नंबर पे जो आएगा वो है काल। काल मतलब समय। ये किस रूप में हमारे शरीर में है? हम 1 मिनट में एक निश्चित नंबर्स निश्चित बार सांस लेते हैं। हमारे हार्ट बीट की जो संख्या होती है 1 मिनट में वो निर्धारित है। पल्स रेट कितना होना चाहिए 1 मिनट में वो निर्धारित है। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 1 मिनट में कितनी बार सर्कुलेट करता है। इन सब का एक निश्चित समय है। तो ये इस रूप में है हमारे शरीर में। सातवें नंबर पे जो आता है वो है दिशा। दिशा किस रूप में है हमारे शरीर में? हमारा बॉडी एक निश्चित दिशा में ग्रो करता है। हम निश्चित दिशा में चलते हैं। हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो एक निश्चित डायरेक्शन में वर्क करता है। हम जब खाना खाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में जाता है। ओसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनएस के थ्रू स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। तो इसका दिशा निर्धारित है। यही जब इसका दिशा चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो वोमिट हो जाता है। ठीक है। तो दिशा इस रूप में हमारे शरीर में है। 8वें नंबर पे आता है मन। मन किस रूप में हमारे शरीर में है? अब हम लोगों के पास जब पेशेंट आते हैं तो बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं हमें भूख लगता है लेकिन खाने का मन नहीं करता। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी से बात करने का मन नहीं होता, कहीं जाने का मन नहीं होता, घर में रहने का मन होता है। तो ये मन इस रूप में हमारे शरीर में है। 9वें नंबर पे जो आता है उसको हम लोग आत्मा कहते हैं। इस आत्मा को प्राण कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए। जो दो लोकों में अंतर को बताता है वो यही एनर्जी है। आदमी इस लोक में है या परलोक में है, उसके बीच अंतर इसी एनर्जी का है, इसी प्राण का है, इसी आत्मा का है। तो ये जो प्राण है ये दो लोकों के अंतर को बताती है। मतलब अगर मैं सीधे सीधे इसको समझाऊं तो एक जिंदा और एक मरे हुए व्यक्ति में जो अंतर होता है वो इसी एनर्जी, प्राण, ऊर्जा का होता है। ठीक है। अगर हमारे अंदर प्राण है तभी हम चल पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। प्राण नहीं रहेगा तो हम लोग मृत हो जाएंगे। तो ये हमारे शरीर में जो प्राण है वो एनर्जी के रूप में हमारे बॉडी में है। 10वें नंबर पे जो आता है उसको हम लोग 10 से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको हम लोग 0 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9 के बाद जो तत्व आता है उसको तम कहा जाता है। तम का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आदि और अंत नहीं हो। ठीक है। जो कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, जिसका कोई अता पता नहीं है, उसी को तम कहते हैं। और 0 से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 का भी कोई आदि और अंत नहीं है। किसी अंक के पहले जितना मर्जी लगा लीजिए, किसी अंक के बाद जितना मर्जी लगा लीजिए। हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है। हम एनर्जी लॉस होती है, फिर हम एनर्जी गेन करते हैं। वो मरती नहीं है तब तक जब तक हम न मर जाएं। ठीक है। तो ये इस रूप में हमारे शरीर में है। और यही जो 10 तत्व हमने आपको बताए, जो पहले 5 तत्व हैं उन्हें हम लोग फिजिकल एलिमेंट कहते हैं। जो बाद के 5 तत्व हैं उन्हें हम लोग मेटाफिजिकल एलिमेंट कहते हैं। और यही जो 10 एलिमेंट हैं
इन्हीं की एनर्जी बढ़ती और घटती है। जैसे अग्नि की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल, हम सारा नहीं बता सकते, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते, उस पर एक आगे सेशन कर लेंगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। हम लोग के बॉडी में जो तत्व होते हैं उनमें से एक तत्व जैसे हमने बताया अग्नि है। अग्नि में अगर इम्बैलेंस आ गया तो फीवर आ जाना, किसी के शरीर का ठंडा पड़ जाना, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होना, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा कि किसी का चेहरा डल रहना, चेहरे पे झुर्रियाँ रहना, और जब हम खाना खाते हैं और खाना टाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है, और खाना खाते हैं हम लोग तो डाइजेशन में जो अग्नि तत्व रहता है जिसको हम लोग जठर अग्नि बोलते हैं, जब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमें दिक्कत आएगी। तो अगर इस तत्व को हम लोग बैलेंस कर लें तो इससे संबंधित जो समस्या आई है वो ख़त्म हो जाएगी। जल तत्व की बात करें, हमारे बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, पेशेंट आते हैं, पेशेंट कहते हैं कि बॉडी में स्वेलिंग है, कई बार से पैरों में स्वेलिंग लोग बताते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जल तत्व का इम्बैलेंस है। अगर हम जल तत्व को बैलेंस कर लें तो स्वेलिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दिशा की बात करें, अगर हम खाना खा रहे हैं और कोई पेशेंट आता है वो बोलता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो वोमिट हो जाता है, वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उधर नहीं जाके वापस वो आ जाता है। हम खाना खाते हैं, कई बार से ऐसा होता है कि खाना ऑसोफेगस में ना जाके सांस की नली में चल जाता है और चोक कर जाता है, कई बार से बहुत दिक्कत होती है, तो वो भी डायरेक्शन की प्रॉब्लम हुई, और उस समय अगर हम उससे संबंधित पॉइंट पे प्रेशर दें तो हमें उस समय तुरंत आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम इन तत्वों को ही बैलेंस कर देते हैं और बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। वो बीमारी कोई भी हो, वो बीमारी नॉर्मल बीमारी भी हो सकती है, एक्यूट प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, और वो बीमारी ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसका मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप लोग बताइए, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, थायराइड का ट्रीटमेंट क्या है मेडिकल साइंस में? यही है कि आप जब तक हैं आपको दवा के सहारे रहना पड़ेगा। लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसी ट्रीटमेंट सिस्टम है जिसमें हम लोग इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। हम मेडिकल साइंस की बात करें अगर थोड़ा सा, तो क्या फ़ायदा लाखों के रिसर्च का, इतने समय से रिसर्च चले आ रहे हैं, इतना पैसा रिसर्च पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्या फ़ायदा है जब हम दवा लेके आते हैं तो हमें ये पता होता है कि अगर हम ये दवा बहुत लंबे समय तक खा लिए तो हमें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। आप गूगल कर सकते हैं, 1 रुपये की दवा हो या 1 लाख की दवा हो, उसको गूगल करिए तो 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है यूजेस, दूसरा आता है डोज, और तीसरा आता है साइड इफ़ेक्ट। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है साइड इफ़ेक्ट को ओपन करेंगे तो। क्या फ़ायदा हमें 1 लाख की दवा खाने का और इतने रिसर्च का जब हमें कोई साइड इफ़ेक्ट मिलना ही है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को वो साइड इफ़ेक्ट आता है, लेकिन आता तो है। अगर ना आता तो मैन्युफैक्चरर उसको मेंशन नहीं करता, या जिन्होंने उस दवा को खोजा है, उस वैक्सीन को खोजा है, वो उसको बताते नहीं अगर कुछ नहीं होता। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है जिसमें हमें कोई दवा न खानी पड़े, हमें कोई साइड इफ़ेक्ट होने का डर ना हो, तो अच्छी बात है। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो देखिए, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अगर कोई चीज़ एक्शन कर रही है तो उसका रिएक्शन तो होगा ही। अब मेरी बात में कॉन्ट्राडिक्शन कई लोग सोच रहे हैं आ रहा है कि हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट आ रहा है और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि एक्शन है तो रिएक्शन आएगा ही। तो
अगर जो रिएक्शन आ रहा है वो ना के बराबर हो तो, उससे कोई रिस्क ना हो तो। एक्यूप्रेशर में जो रिएक्शन आता है जब हम लोग मैग्नेट्स को अप्लाई करते हैं पेशेंट को, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट डे होता है कि जब हम गलत डायग्नोस किए हैं या पॉइंट कुछ गलत लगा है, तो लगाने के 5 से 10 मिनट के अंदर पेशेंट को हल्का सा सर में भारीपन या हल्का सा चक्कर जैसा आएगा। और पहले बार जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को बैठा के रखते हैं या पेशेंट के यहाँ जाके ट्रीटमेंट करते हैं, तो कुछ देर तक हम वेट करते हैं, और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बारी बारी से सारे प्रोटोकॉल के अलग अलग पॉइंट्स को चेक करते हैं और जो भी दिक्कत रहती है उसको उसी समय सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आपने कोई दवा खाया और उस दवा की वजह से चक्कर की प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे? फिर उसके लिए दूसरी दवा खाइए। यहाँ पे आपको कुछ दूसरा नहीं करना है या कुछ ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे आपको बहुत परेशान होना है। तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन कहने का मतलब मेरा बस यही था। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को हमने दिया है एक्यूप्रेशर का। हम लोग इसमें अलग अलग कोर्सेज कराते हैं। अभी ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसमें बेसिक ट्रेनिंग इसकी होती है। बेसिक ट्रेनिंग में हम लोग इतना सिखाते हैं कि जैसे आप किसी डॉक्टर को, एलोपैथ के डॉक्टर को आपने दिखाया, डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किया, वो आप लेके मेडिकल स्टोर पे गए, तो मेडिकल स्टोर वाले ने जो उस पे दवा लिखा है वो आपको दे दिया। आपको नहीं पता कि क्या दवा लिखा है, लेकिन उसको पता है क्या दवा है और उसने दे दिया। उसके बाद या तो मेडिकल स्टोर वाला या तो उस जहाँ पे आपने दिखाया डॉक्टर को, उसके यहाँ का कोई स्टाफ आपको बता देता है कि आपको कौन सी दवा कब और कितनी खानी है। ठीक है, तो इस बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोग इतना सिखा देते हैं कि आप लोगों को अगर कोई प्रोटोकॉल, कोई प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए किसी पेशेंट का, तो आप लोग उसको आराम से पॉइंट्स को अप्लाई कर लें। बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि किसी को घर में, या अगर आप इसको प्रोफेशन के तौर पे ले रहे हैं तो भी, कि जो भी पेशेंट आपके पास है उसके लिए उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें, अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे तो वो कुछ प्रोटोकॉल आपको बताएंगे और वो प्रोटोकॉल आपको अप्लाई कर देना है। और थोड़ा सा इसमें हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स भी बेसिक बताते हैं, वो चीज़ें आप लोग जानेंगे बेसिक ट्रेनिंग में। एक्यूप्रेशर के बारे में बताते हैं, कैसे वर्क करता है, जो भी चीज़ें अभी हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं। इसके बाद हम लोग एकेडमिक कोर्सेज कराते हैं जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स 1 सेमेस्टर का होता है, डिप्लोमा 2 सेमेस्टर का होता है और डिग्री 4 सेमेस्टर का होता है। इन कोर्सेज़ को करके आप लोग या तो इसे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको एज अ प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं।